अंकित की फ्लाइट कोहरे के कारण लेट हो गई थी। अब फ्लाइट रात में 3:30 बजे आएगी, तब तक जागना ही पड़ेगा। यही सोचकर उसने बेमन से शेल्फ पर रखी मैगजीन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि मैरून रंग के ओवरकोट में एक गोरा हाथ भी इस मैगजीन पर आ लगा। ओह, आई एम सॉरी, आप ले लीजिए, अंकित संस्कारवश बोला। इट्स ओके, आप ही ले ले। कहते हुए महिला ने उसकी ओर देखा तो दोनों चौंक पड़े। अरे तुम यहाँ कैसे? दोनों के मुंह से एक साथ निकला। दोनों यह जानकर बहुत खुश हुए कि फ्लाइट का समय आसपास का ही था। उन्हें जागने का खुशनुमा बहाना मिल गया था। फिर तो एयरपोर्ट का वह अकेला कोना उस रुपहले पर्दे की तरह हो गया, जिसमें कोहरा छटते ही फ्लैशबैक में यादों की जमी परतें खुलती चली जाती हैं। विश्वविद्यालय में 5 साल दोनों सबसे अच्छे दोस्त रहे थे। अंकित का गिटार पर उसकी फरमाइशी धुनें बजाते बजाते उंगलियां घायल कर लेना, वाद विवाद में प्रथम आना, नोट्स के लिए ठिठुरती ठंड में शर्मा सर के घर जाना और उसके एक बार कहने पर वह नोट्स पहले उसे दे देना। आयुषी को सब याद था। उसकी उंगलियां देखकर दवाई लगाते हुए रो पड़ना, उसके एक बार कहने पर गाजर का हलवा बनाकर लाना, प्रतियोगी परीक्षाओं के नोट्स शेयर करना। अंकित को भी सब याद था। तुम्हें याद है, हमारी पहली मुलाकात भी इसी तरह हुई थी, लाइब्रेरी में। दोनों के हाथ इसी तरह एक ही किताब पर पड़े थे। अंकित ने कहा, हाँ, और तुमने भी इतनी ही शिष्टता से कहा था, आप ही ले लीजिए। मुझे तो पहली मुलाकात में ही तुम अच्छे लगे थे। आयुषी के स्वर में प्रशंसा थी। अच्छे लगे थे, तभी तो मेरी हर बात काटती रहती थी, मुझसे झगड़ने का हमेशा बहाना ढूंढती रहती थी। अंकित की आंखों में उलाहना थी। हे भगवान, तुम अभी तक उतने ही बुद्धू हो। मैं झगड़ने का नहीं, बल्कि तुम्हें सताने का बहाना ढूंढती थी। तुम्हारी आदत थी, टॉपिक छेड़ दो तो घंटों बोलते थे और ना छेड़ो तो चुप। अपने आप से तो कभी कोई बात सूझती ही नहीं थी तुम्हें। फिर भी कुछ बातें तो कभी बोले ही नहीं, चाहे कितनी कोशिश कर ली मैंने। बातूनी आयुषी एक झटके में सहजता से बोल गई, पर अंकित ने चौंक कर बात पकड़ ली। बुद्धू मतलब? और क्या नहीं बोला मैं? इस पर आयुषी सकपका गई और बात टालने की कोशिश करने लगी, पर अंकित बात पकड़कर बैठ गया। जिस लड़की को उसने दिल में बिठा कर रखा, हमेशा सम्मान दिया, वह उसे बुद्धू कह रही थी। जल्दी आयुषी को कुछ याद आ गया और उसने बात संभालने की कोशिश की। तुमने कई बार कहा कि तुम अकेले में कुछ कहना चाहते हो, पर जब अकेले में मैंने याद दिलाया तो कुछ कहा ही नहीं। अंकित बोला, क्या कहता मैं? जब तुम्हें टाइफाइड हुआ था तो सारी सारी रात जागकर तुम्हारे सब्जेक्ट के नोट्स कौन बनाता था, और उन्हें तुम तक पहुंचाने के लिए दिसंबर के महीने में सुबह सुबह आधे घंटे पहले घर से क्यों निकलता था? जब तुमने कहा कि तुम किसी सरकारी कर्मचारी से ही शादी करोगी, तो अचानक मैं निजी क्षेत्र में जाने का निर्णय छोड़कर सरकारी प्रतियोगिताओं की तैयारी क्यों करने लगा? बहुत सी बातें गिनाने के बाद वह बोला, कुछ बातें कहने की नहीं, समझने की होती हैं, मिस बुद्धिमान। और हाँ, मैं नहीं कहा तो तुम ही कह देती। इतनी बातें सुनकर आयुषी भी प्रवाह में आ चुकी थी। वह भी चौंक कर बोली, अरे वाह, मैंने भी तो बहुत तरीके से कहा, पर खुलकर कैसे कहती? आखिर लड़की थी मैं। अंकित बोला, वाह जी वाह, हर क्षेत्र में बराबरी का दावा और प्यार का इजहार करना हो तो? वह दोनों इस समय एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, मगर एकदम खुले शब्दों में दिल की बात जुबां पर आते ही दिमाग ने ब्रेक लगाई। मगर जैसे तेज गति से चलती गाड़ी ब्रेक लगने के बाद थोड़ा खिसक कर अक्सर दुर्घटना कर बैठती है,
वैसे ही जुबान तो चुप हो गई, पर दोनों की आंखें बहुत कुछ बोलती रहीं। आज इतने सालों बाद यह पता चलने पर कि जिसे उन्होंने टूट कर चाहा, उनका वह पहला प्यार भी उन्हें ही प्यार करता है। वह अतप्रभ भी थे, खुश भी थे और दुखी भी। काश हम तब यह समझ पाते। अंकित कुछ देर बाद एक ठंडी सांस लेकर बोला, और काश अब ना समझते, अब ना कहते। यह सोचकर जीना कितना आसान था कि मेरा प्यार एक तरफा था। यह कहते हुए आयुषी की पलकें भीग गईं। अंकित एक झटके से वर्तमान में लौटा तो समझ नहीं पा रहा था कि बात को कैसे संभाले। मुझे माफ कर दो, मेरा मतलब वह नहीं था। मैं सचमुच में शर्मिंदा हूँ। उसने नजरें झुका ली। उसके बाद बहुत देर तक उन दोनों के बीच का मौन बना रहा। फिर सन्नाटे के शोर को चुप करने के लिए आयुषी ने ही बात शुरू की। तुम्हारी पत्नी कैसी है? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? वह बहुत अच्छी है। बात एक बार फिर चल निकली, पर इस बार बात का विषय उम्र का दूसरा पड़ाव था। दोनों ने ही बताया कि वह अपने जीवन से खुश और जीवन साथी से संतुष्ट हैं। अपनी फ्लाइट का अनाउंसमेंट सुनकर अंकित भावुक होकर बोला, फिर कब मुलाकात होगी? पता नहीं, शायद कभी ना हो। लेकिन एक बात कहना जरूरी है जो शायद फोन पर ना कर पाऊं। मैंने कहा था ना कि अब हम दिल की बात ना कहते तो अच्छा ही होता, पर अब लगता है कि यह ठीक ही हुआ। ऐसी कौन सी कमी थी मुझ में जो मेरे प्यार ने मुझे स्वीकार नहीं किया? यह सोच ही शायद वह खलिश थी जिसके कारण मैं अपने अतीत को याद नहीं करना चाहती थी, पर आज वह फांस भी निकल गई। अंकित भी ऐसा ही महसूस कर रहा था। उसके बाद सामान समेटना, बाय बोलना, मोबाइल नंबर लेना, फ्लाइट में बैठना, सब कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे वह खुद न करके किसी चलचित्र पर देख रहा हो। शायद एक फांस निकल जाने का सुकून उसके मन को प्रफुल्लित कर रहा था। घर पहुंचने पर पत्नी सोनम ने हमेशा की तरह गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। तुम्हारी बहुत याद आई, कहकर वह अंकित से लिपट गई। घर सोनम और बच्चों की सम्मिलित आवाज से चहकने लगा। पापा, आप अपना गिटार उतार दो, मैं बजाऊंगी, मैंने सीख लिया है। बेटी माही बोली तो सोनम ने उसे यह कहकर टोका कि पापा थके मांदे आए हैं, पर अंकित ने खुशी से तुरंत स्टूल लेकर गिटार उतार दिया। यही नहीं, कुछ ही देर में अंकित के हाथ पूरे घर में गिटार का मधुर स्वर गुंजायमान कर रहे थे। सोनम तो खुशी से विभोर हो गई। जल्दी सोनम ने महसूस किया कि संजीदा और अंतर्मुखी अंकित एकदम से बिंदास और चंचल हो गए हैं। उसे यह परिवर्तन बहुत अच्छा लगा, मगर वह सोचती रह गई कि 4 दिन के ऑफिशियल टूर में ऐसा क्या हो गया कि एकदम बदले बदले से लग रहे हैं। वह अंकित को अक्सर किसी से फोन पर बहुत देर तक बातें करते सुनती। एक दिन उन्हें फोन पर बहुत ही धीमे स्वर में बातें करते देखा। पूछा तो अंकित ने जवाब दिया कि एयरपोर्ट पर एक नई दोस्त बनी है। पर अंकित का तो पुरुष और महिला दोस्तों से बात करने का लहजा एकदम समान है। फिर बिना किसी मतलब वह किसी से एक शब्द भी नहीं बोलते। फिर इस तरह से बात करते समय ही स्वर इतना धीमा और लहजा इतना गोपनीय क्यों हो जाता है? अंकित उसे और बच्चों को लेकर पार्क जाने लगा था। हर शाम को गिटार बजाने लगा था। अंकित सोशल नेटवर्किंग साइट खोलते समय या मोबाइल पर बात करते समय अलग कमरे में जाने लगा था। उसके फोन पर हर थोड़ी देर में चुटकुले व मैसेज आने लगे थे। अंकित चुटकुले सोनम को सुनाता और मैसेज का उत्तर देते समय उसके चेहरे पर चमक और शरारत होती। सोनम की छठी इंद्रिय जगने लगी थी, पर उसे अंकित में आया बदलाव
इतना अच्छा लग रहा था कि वह उसे रोकना नहीं चाहती थी। जहां तक वह अंकित से आयुषी के बारे में जान पाई थी, वह बिल्कुल उसी की तरह लगती है, चंचल, शोक, बिंदास, बहिर्मुखी। अंकित के बिल्कुल विपरीत। इतनी विपरीत स्वभाव के व्यक्ति से चंद घंटे में दोस्ती कैसे हो गई? इसी तरह से 1.5-2 महीने निकल गए। सोनम की डायरी लिखने की आदत थी। वह मन के सभी भाव डायरी में लिखती थी। अंकित एक समझदार, संवेदनशील और जिम्मेदार पति रहे हैं। 10 वर्ष के वैवाहिक जीवन में उसे पति से कोई शिकायत नहीं रही, पर एक खालीपन हमेशा से रहा। उसे लगता कि जैसे उसके पति ने खुद को एक कवच में बंद कर रखा है, जैसे वह एक अच्छे बेटे, पिता, सरकारी अधिकारी होने का दायित्व निभाते हैं, वैसे ही एक अच्छा पति होने का भी दायित्व ही निभा रहे हैं। पहले वह इस ख्याल को झटक देती थी कि इंसान का स्वभाव अभाव ढूंढने का होता है। जीवन में कोई अभाव नहीं तो मन ने यह सोच लिया, पर अब उसका यह विश्वास दृढ़ हो गया कि अंकित स्वभाव से अंतर्मुखी नहीं थे। कुछ हुआ था उनके जीवन में, मगर क्या? उसे इस बात की चुभन भी थी कि अंकित को उसके कवच से निकालने का जो काम वह वर्षों शिद्दत से कोशिश करने के बाद भी नहीं कर पाई, उस महिला ने चंद घंटे में कैसे कर दिया। वह डायरी लिख रही थी कि उसकी प्रिय सहेली सीमा का फोन आ गया। फटाफट नीचे गेट पर मिल, उसने पूछा। किस लिए? हद हो गई, शॉपिंग मॉल नहीं चलना क्या? अरे आज 13 फरवरी है, मैं तो भूल ही गई थी, तू बस 15 मिनट का टाइम दे, कहकर सोनम फुर्ती से उठी और तैयार हुई। बच्चों को तैयार किया, मगर जल्दी में मोबाइल भूल गई और डायरी भी खुली छोड़कर चली गई। एक चाबी अंकित के पास ही रहती थी। बच्चों को पास में ही मायके में छोड़ भैया से कहा कि 6 बजे के बाद उन्हें घर छोड़ दें, और सीमा के साथ मेट्रो में बैठ गई। अचानक उसे याद आया कि वह मोबाइल भूल आई है। खैर, सोनम हर साल वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले अंकित को बिना बताए उनके लिए शॉपिंग कर लाती थी। वैसे प्यार जताने का कोई मौका वह नहीं छोड़ती थी, पर यह दिन उसे बहुत पसंद था। वह इस दिन अंकित का मनपसंद डिशेज बनाकर कैंडल लाइट डिनर सजाती और एक एक कर गिफ्ट खोलकर दिखाती, फिर उलाहना देती कि कभी मेरे लिए भी कोई गिफ्ट लाया करो। हाँ हाँ बिल्कुल, जब चाहे जो चाहे खरीद लो, सारा वेतन तो तुम्हें ही दे देता हूँ, फिर गिफ्ट कहाँ से लाऊं? अंकित मासूमियत से कहता। अंकित लौटा तो डायरी खुली थी, उस पर सोनम का मोबाइल रखा था। वह डायरी पढ़ने लगा। जल्दी में इतना ही समझ पाया कि सोनम आयुषी के कारण आहत है। सब कहते हैं कि मैं बहुत कुशल वक्ता हूँ, पर ऐसी प्रतिभा का, ऐसे जीवन का क्या फायदा? डायरी में अंत में लिखा था। अंकित की आंखें अंतिम शब्द पर अटक गईं। ऐसे जीवन का क्या फायदा? कहाँ चली गई सोनम? यह सब लिखकर कैसे पता करें? वह घबरा गया। सोनम के साथ बिताए 10 सालों के सुखी वैवाहिक जीवन के दृश्य उसकी आंखों में तैरने लगे। कितनी अच्छी है सोनम, कितना अच्छा है उसका निश्चल और समर्पित प्यार। उसका एक एक कथन आदेश होता है सोनम के लिए। कैसे उसने सोनम को इतनी बड़ी चोट पहुंचा दी? कैसे उसे यह गलतफहमी हो गई? उसे कहाँ ढूंढें? तभी बच्चों को छोड़कर उनके मामा बाहर से ही निकल गए। उन्हें कुछ काम था। बच्चों ने माँ के बारे में पूछने पर कह दिया कि उन्हें कुछ पता नहीं। अंकित ने घबराकर हर जगह फोन किया, पर किसी को सोनम के बारे में कुछ पता नहीं था। सबसे घनिष्ठ सहेली सीमा तो फोन उठा ही नहीं रही थी।
सोनम को लौटते समय देर हो गई तो उसने खाना पैक करवा लिया। घर में घुसते ही उसने अंकित का बुझा चेहरा देखा तो बोली, बच्चों को भूख लगी होगी इसलिए मुझे पता था कि तुम बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। अंकित ने उसकी बात काटकर आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ लिए। सोनम खुली डायरी देखकर सारा माजरा समझ गई। बच्चों को सुलाने के बाद उसने 10 सालों में पहली बार अंकित से खुलकर झगड़ा किया और आयुषी के बारे में सब कुछ बताने को कहा। दोनों ने चांदनी रात में बालकनी में आराम से बैठकर बात शुरू की। सोनम जैसे जैसे अंकित के प्रफुल्लित विद्यार्थी जीवन और आयुषी के बारे में सुनती गई, उसके चेहरे की मुस्कुराहट लौट आई। बातचीत सूर्य की पहली किरण के साथ खत्म हुई तो अंकित ने भाव विभोर होकर सोनम को बाहों में ले लिया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम मेरा आज हो और आज मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मैं सपने में भी तुम्हें आहत नहीं कर सकता। आज पति के आलिंगन से उसका संपूर्ण अस्तित्व ही पिघल गया। उसकी आंखें नम थीं और वह पति के मधुर स्पर्श में पूरी तरह खोई थी। तभी वह बोला, काश मेरी आयुषी से दोबारा मुलाकात न हुई होती और तुम्हें चोट न पहुंचती। अब मैं उससे बात नहीं करूंगा। किसने कहा कि आपका आयुषी से मिलने या बात करने से मुझे चोट पहुंची है? सोनम शरारत भरे लहजे में बोली। उसकी बात सुनकर अंकित ने उसका चेहरा अपने सीने से हटाकर अपने हाथों में ले लिया और उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश करते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम आहत नहीं हो? फिर तुम्हारी वह डायरी, उसकी बातें और झगड़ा। डायरी में तो मैंने केवल अपनी उत्सुकता लिखी थी, आप में आए अचानक परिवर्तन के प्रति। आपके मन में चोर था, इसलिए आपने उसे अलग ढंग से ले लिया। रही बात लड़ाई की, तो जब आप इतनी मुश्किल से अपने कवच से बाहर आए थे तो मुझे भी तो कुछ करना था, आपके मन का बंद दरवाजा खोलने के लिए। सोनम ने अपना सिर फिर से अंकित के सीने पर रख दिया। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपकी आयुषी से दोबारा मुलाकात हुई, जिस मुलाकात के कारण 10 साल में पहली बार आपने मुझे अपनी बाहों में लेकर आई लव यू कहा। पहली बार इतने प्यार से मेरा चेहरा हाथों में लेकर मेरी आंखों को पढ़ने की कोशिश की। पहली बार खुले मन से अपने बारे में मेरे साथ बातें की। पहली बार हमने सारी रात बात की। जिस प्यार के कारण आपने मुझे बताया कि आप मुझे इतना प्यार करते हो कि मुझे आहत नहीं करना चाहते हो, वह प्यार तो अमृत कलश है। शायद इस मुलाकात के कारण आपको पता चला कि आप मुझे कितना प्यार करने लगे हैं और अपने जीवन से कितने संतुष्ट हैं। जिस प्यार ने आप में इतना सारा बदलाव ला दिया, मुझे ऐसे प्यार से कोई आपत्ति नहीं है। सोनम ने आखिरी वाक्य सीधे अंकित की आंखों में देखकर बड़ी ही शरारती मुस्कुराहट के साथ कही, पागल, अब हमारे बीच कोई प्यार मोहब्बत की बातें नहीं होती, लेकिन हाँ, तुमने कहा है कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं, तो याद रखना। अंकित के स्वर में भी वही खनक भरी शरारत आ गई और उसने पूरे जोश के साथ सोनम को बाहों में भर लिया। तो दोस्तों, आज की यह प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।